इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का ओपन करप्शन अक्सर फाइलों में पकड़ा जाता है, ऑडिट में लिखा जाता है, विजिलेंस में नाम आता है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या देश में ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी गुनहगार है भ्रष्टाचार के लिए? क्या ब्यूरोक्रेसी एक ढाल है पूरे सिस्टम के लिए जहां करप्शन पर एक्शन बहुत ही सिलेक्टिव होता है? और एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा भी नहीं जाता, एयर कंडीशनड कमरों में बिकते अधिकारी के भ्रष्टाचार की असली कीमत कौन चुकाता है? क्या देश में भ्रष्टाचार की कीमत चुकाता है एक आम टैक्स पेयर जो अच्छा कमा खा रहा है? आम धारणा तो यही है, लेकिन नहीं। देश में भ्रष्टाचार की असली कीमत चुकाता है एक गरीब बच्चा जिसे फंड की कमी से मिड डे मील नहीं मिलता, एक बुजुर्ग जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज का अभाव में तड़पना पड़ता है। कीमत चुकाता है एक नौजवान जो टूटे पुल से गिरकर अपनी जान गंवा देता है। देश में ब्यूरोक्रेसी का करप्शन सिर्फ टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफी नहीं है, सिर्फ देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड की कमी तक सीमित नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी मामला है। लेकिन इंडिया के सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को मिला हुआ है एक अदृश्य सुरक्षा कवच। हर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो सिस्टम को मैनेज करना जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। एक आम इंडियन की जिंदगी में आप भ्रष्टाचार की कल्पना कीजिए। एक आदमी नगर निगम के दफ्तर में खड़ा है, उसका छोटा सा पेमेंट अटका हुआ है। उसने सड़क की लाइट ठीक की थी, पंचायत भवन में वायरिंग की थी, या किसी सरकारी स्कूल में छोटा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था। क्लर्क कहता है साहब नहीं है। साहब कहते हैं तुम्हारी फाइल इनकम्प्लीट है। फिर कोई धीरे से कहता है काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू नहीं होता। भ्रष्टाचार तो तब शुरू हो चुका था जब सिस्टम ने ऑनेस्ट आदमी को हेल्पलेस और डिसऑनेस्ट आदमी को पावरफुल बना दिया था। भारत में ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हमेशा सूटकेस, स्टिंग ऑपरेशन या बड़े घोटाले के रूप में नहीं दिखता। बहुत बार ये बिल पास कराने, इंस्पेक्शन क्लियर कराने, हॉस्पिटल लाइसेंस देने, टेंडर अप्रूवल कराने, लैंड रिकॉर्ड सुधारने, पेंशन रिलीज कराने, टैक्स असेसमेंट सेटल कराने और पब्लिक वर्क्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में दिखता है। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि करप्शन होता है, समस्या यह है कि कई बार करप्शन पकड़ा भी जाता है, ऑडिट में लिखा भी जाता है, मीडिया में आता भी है, लेकिन पनिशमेंट तक पहुंचते पहुंचते मामला ठंडा पड़ जाता है। पहला सच, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कवच है सैंक्शन। भारत में पब्लिक सर्वेंट पर करप्शन केस चलाने के लिए कई मामलों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन चाहिए। इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारी को झूठे मुकदमों से बचाना था, लेकिन जमीन पर यही प्रोविजन हर बार भ्रष्ट अधिकारी के लिए ढाल बन जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 2024 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अंत तक सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के 200 मामले पेंडिंग थे, जो 46 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। इन मामलों में 534 सैंक्शन रिक्वेस्ट थी, यानी जांच एजेंसी केस बनाती है, लेकिन मुकदमा शुरू करने के लिए वही सिस्टम परमिशन देता है जिसके अंदर एक्यूज्ड ऑफिसर काम करता है। डीओपीटी ने अक्टूबर 2024 में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में डिले रोकने के लिए कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन जारी किए, जो खुद इस बात का संकेत है कि डिले एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। मतलब यह कि करप्शन केस में पहला सवाल एविडेंस का नहीं, परमिशन का बन जाता है। और जब परमिशन अटकती है तो पब्लिक पूछती है क्या सच में एक्शन होगा? सिस्टम जवाब देता है इंतजार करो, प्रक्रिया जारी है। दूसरा सच, अरेस्ट एक्शन नहीं है, कन्विक्शन एक्शन है। हम अक्सर हेडलाइन देखते हैं, ऑफिसर कॉट रेड हैंडेड, लेकिन अरेस्ट न्याय नहीं है, अरेस्ट शुरुआत है। उदाहरण के लिए जून 2026 में हरदोई में म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 2 लाख के ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया। आरोप था कि कॉन्ट्रैक्टर के पेंडिंग बिल्स क्लियर कराने के लिए रिश्वत मांगी गई।
इसी तरह नूह में एक डिप्टी सिविल सर्जन को 50,000 रुपए के ब्राइब के लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एलिगेशन था कि सील्ड हॉस्पिटल को डी सील कराने और क्रिमिनल केस से नाम हटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए थे। ये तो बस कुछ ही केसेज हैं जो मीडिया की सुर्खियां बने, लेकिन ये केसेज बताते हैं कि करप्शन किस तरह रोजमर्रा की गवर्नेंस में घुसा हुआ है, म्युनिसिपल बिल से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक। लेकिन सिटीजन के लिए असली सवाल है, क्या अरेस्ट के बाद चार्जशीट हुई? क्या ट्रायल चला? क्या कन्विक्शन हुई? क्या सर्विस से डिसमिसल हुआ? क्या इलीगल असेट्स रिकवर हुए? अगर जवाब सालों तक नहीं आता तो पब्लिक मेमोरी में सिर्फ हेडलाइन बचती है और सिस्टम का डर खत्म हो जाता है। तीसरा सच, नो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किसी भी करप्शन केस को कमजोर कर देता है। राजस्थान में आरपीएस ऑफिसर दिव्या मित्तल से जुड़े ब्राइबरी केस में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने से ही इनकार कर दिया। आरोप था 2 करोड़ ब्राइब डिमांड से का मामला था, लेकिन सरकार ने कहा कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो कन्विंसिंग एविडेंस या मैंडेटरी अप्रूवल रिक्वायरमेंट ठीक से दिखा ही नहीं सकी। इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसक्रिप्ट में प्रोसीड्यूरल फ्लॉज बताए गए। इससे एसीबी का केस कमजोर हो गया। यहां मुद्दा यह नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी है या इनोसेंट, यह कोर्ट तय करता। मुद्दा यह है कि भारत में करप्शन केस कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सैंक्शन, प्रोसीजर और डिपार्टमेंटल डिस्क्रेशन की भूल भलैया में अटक सकता है। सिस्टम कहता है ड्यू प्रोसेस, पब्लिक पूछती है ड्यू प्रोसेस या डिले प्रोसेस। चौथा सच, ऑडिट में करप्शन दिखता है, अकाउंटेबिलिटी में गायब हो जाता है। कई मामलों में सीएजी ऑडिट पब्लिक मनी की गड़बड़ी लिख देता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट पनिशमेंट नहीं होती। ऑडिट सिर्फ बताता है कि मनी, प्रोसीजर या आउटकम में समस्या है, एक्शन एग्जीक्यूटिव को लेना होता है। अजमेर दरगाह ख्वाजा साहिब कमेटी से जुड़े मल्टीपल सीएजी रिपोर्ट्स में 2013-14 से 2022-23 तक 6 करोड़ से ज्यादा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटी की बात सामने आई। अनरिकॉर्डेड डोनेशंस, सिक्योरिटी इक्विपमेंट वेस्ट, अनरिकवर्ड लोन्स, वीक मैनेजमेंट जैसे इश्यूज उठे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी सवाल उठाया कि इतने बरसों की ऑडिट फाइंडिंग के बाद भी इंक्वायरी और क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं हुआ। यही ऑडिट टू एक्शन गैप है। ऑडिट कहता है गड़बड़ी है, डिपार्टमेंट कहता है देख रहे हैं, पब्लिक कहती है किसने किया ये, सिस्टम कहता है मामला विचाराधीन है। और इसी बीच अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। पांचवा सच, करप्शन सिर्फ पैसा खाने का नाम नहीं, पब्लिक सर्विस को बंधक बनाने का नाम है। जब म्युनिसिपल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर का बिल रोकता है तो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं झेलता, वो आगे से टेंडर में ब्राइब कॉस्ट जोड़ता है। फिर पब्लिक प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है, फिर क्वालिटी गिरती है, फिर सड़क जल्दी टूटती है। जब हेल्थ ऑफिसर हॉस्पिटल लाइसेंस, इंस्पेक्शन या डी सीलिंग में ब्राइब मांगता है तो हेल्थ केयर सिस्टम इलीगल और अनसेफ फैसिलिटीज से भर जा सकता है। ऑनेस्ट छोटे क्लिनिक परेशान होते हैं, करप्ट फैसिलिटी बच जाती है। जब इंजीनियर प्रोजेक्ट इरेगुलरिटी में पकड़ा जाता है तो बिजली, सड़क, पानी या पुल की क्वालिटी प्रभावित होती है। अजमेर डिस्कॉम में इंटरनल ऑडिट ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इरेगुलरिटीज फ्लैग की थी, जिसके बाद इंजीनियर सस्पेंडेड हुआ। सस्पेंशन जरूरी है, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब इंक्वायरी, कंक्लूजन, रिकवरी और पनिशमेंट पब्लिक हो। यही बात है,
करप्शन का विक्टिम कोई एब्स्ट्रैक्ट टैक्स पेयर नहीं होता है। विक्टिम वो बच्चा है जो टूटी सड़क पर गिरता है, वो मरीज है जिसे हॉस्पिटल से सही इलाज नहीं मिलता, वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका ऑनेस्ट बिल अटका हुआ है, वो सिटीजन है जिसे सेवा लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। छठा सच, लोकपाल जैसी संस्था भी टेक्निकल ग्राउंड्स में फंस जाती है। लोकपाल को एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के रूप में कंसेप्चुअलाइज किया गया था, लेकिन इसके कामकाज पर आज सवाल कई बार उठे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल को हजारों कंप्लेंट्स मिली, लेकिन बहुत बड़ी संख्या प्रिलिमिनरी टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हो गई। प्रिलिमिनरी कमिटीज ने भी कंसर्न जताया कि इनिशियल ईयर्स में प्रोसिक्यूशन तक प्रोग्रेस कमजोर रही। यहां भी कहानी वही है, सिटीजन कंप्लेंट करता है, लेकिन फॉर्मेट, ज्यूरिसडिक्शन, एविडेंस, लिमिटेशन, प्रोसीजर, इन सब की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आम आदमी अक्सर गेट पर ही लौट जाता है। करप्शन सोफिस्टिकेटेड है, कंप्लेंट सिस्टम टेक्निकल है, सिटीजन बेचारा अकेला है। सातवां सच, ट्रायल पेंडेंसी भ्रष्टाचार को प्रैक्टिकल इम्यूनिटी दे रहा है। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जुड़े रिपोर्ट्स में यह सवाल सामने आया है कि सीबीआई करप्शन केसेज में पेंडेंसी बहुत बड़ी समस्या है। 2023 के अंत में 1028 केसेज पेंडिंग थे, जिनमें 956 रेगुलर केसेज और 72 प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज थी। 510 रेगुलर केसेज एक साल से ज्यादा पेंडिंग थे और 58 प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग थी। सीबीआई ने 2023 में 552 करप्शन केसेज रजिस्टर्ड किए, जिनमें 674 पब्लिक सर्वेंट्स शामिल थे। यानी सिस्टम केसेज रजिस्टर करता है, लेकिन प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि पनिशमेंट का डर कमजोर रहता है। करप्ट ऑफिसर सोचता है पहले इंक्वायरी होगी, फिर सैंक्शन, फिर चार्जशीट, फिर ट्रायल, फिर अपील, तब तक रिटायरमेंट। यही ब्यूरोक्रेटिक करप्शन की सबसे बड़ी ताकत है, टाइम। आठवां सच, डिपार्टमेंटल एक्शन अक्सर ओपेक होता है। कई बार ऑफिसर सस्पेंडेड होता है, पब्लिक खुश होती है, लेकिन सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेम्पररी मेजर है। फिर क्या हुआ? इंक्वायरी रिपोर्ट क्या थी? डिसमिसल हुआ, इंक्रीमेंट रोका गया, पेंशन काटी गई, रिकवरी हुई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चला, कोर्ट में कन्विक्शन हुई। अक्सर पब्लिक को फाइनल आंसर नहीं मिलता। इसलिए करप्शन अकाउंटेबिलिटी का डैशबोर्ड होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का डैशबोर्ड होता है, वैसे ही करप्शन केसेस का भी होना चाहिए। कंप्लेंट डेट, डिपार्टमेंट, एलिगेशन टाइप, ट्रैप, ऑडिट, सीएजी, विजिलेंस सोर्स, सैंक्शन स्टेटस, चार्जशीट स्टेटस, डिपार्टमेंटल एक्शन, ट्रायल स्टेटस, कन्विक्शन, एक्विटल, रिकवरी अमाउंट, ऑफिसर सर्विस आउटकम। जब तक यह पब्लिक नहीं होगा, एक्शन टेकन एक प्रेस नोट बनकर रह जाएगा। नौवां सवाल, छोटे भ्रष्टाचार का इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ा है। एक 2000 की रिश्वत भी छोटी नहीं है, अगर वो किसी गरीब के पेंशन रिलीज कराने के लिए हो। 10,000 रुपए की रिश्वत भी छोटी नहीं है, अगर वो किसी गरीब का राशन कार्ड बनवाने के लिए हो। 50,000 की रिश्वत भी छोटी नहीं है, अगर वो क्लिनिक लाइसेंस या हॉस्पिटल इंस्पेक्शन से जुड़ी हो। 2 लाख की रिश्वत भी छोटी नहीं है, अगर वो पब्लिक वर्क्स बिल क्लियर कराने के लिए हो। करप्शन का पैसा अंत में किससे वसूला जाता है? कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में रेट बढ़ाता है, बिल्डर बायर से वसूलता है, शॉपकीपर कस्टमर से वसूलता है, हॉस्पिटल पेशेंट से वसूलता है, सिटीजन टैक्स और पुअर सर्विस दोनों झेलता है। यानी भ्रष्टाचार 2 बार मारता है, पहले रिश्वत से, फिर खराब सेवा से। 10वां सच,
ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पॉलिटिकल प्रोडक्शन के बिना टिकता ही नहीं है। एक क्लर्क छोटा भ्रष्टाचार कर सकता है, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क में होता है डिपार्टमेंट हेड, प्रोक्योरमेंट अधिकारी, अकाउंट्स सेक्शन, लोकल पॉलिटिकल पैट्रोनेज, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी, ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम, ऑडिट मैनेजमेंट, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिस्क्रेशन, लीगल डिले। इसलिए करप्शन को केवल बैड ऑफिसर की कहानी बनाना गलत है। यह इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की कहानी है। जहां पोस्टिंग बिकती है वहां रिकवरी होगी, जहां रिकवरी होगी वहां पब्लिक सर्विस बिकेगी, जहां पब्लिक सर्विस बिकेगी वहां सिटीजन अधिकार नहीं ग्राहक बन जाएगा। इंडिया में करप्शन का सबसे बड़ा सच यही है। एक्शन न होने की वजहें कई हैं। पहली वजह है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिले या रिफ्यूजल। दूसरी वजह है डिपार्टमेंटल प्रोटेक्शन। तीसरी वजह है वीक इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीड्यूरल फ्लॉज केस कमजोर कर देते हैं। चौथी वजह है विटनेस डरते हैं। पांचवी वजह है ट्रायल पेंडेंसी। छठी वजह है ट्रांसफर एज पनिशमेंट कल्चर, डिसमिसल नहीं, बस ट्रांसफर। सातवीं वजह है ऑडिट फाइंडिंग्स का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट न होना। आठवीं वजह है पब्लिक मेमोरी छोटी और पॉलिटिकल नॉइज बहुत बड़ा। अब ऐसे माहौल में आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए, किसी भी एक आम नागरिक की कहानी। वो आदमी अपने पिता की पेंशन फाइल लेकर दफ्तर जाता है। उसे हर बार कहा जाता है एक डॉक्यूमेंट कम है। वो डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लाता है। फिर कहा जाता है साहब तो टूर पर है। फिर धीरे से कोई उससे कहता है थोड़ा खर्चा कर दीजिए, फाइल चल जाएगी। वो इंसान जानता है ये गलत है, लेकिन उसके पिता की दवा चल रही है। उसे न्याय नहीं, समय से पैसा चाहिए। वो रिश्वत देता है। अब सिस्टम कहेगा ब्राइब गिवर भी गिल्टी है, लेकिन यह नैतिक सिमेट्री झूठी है। जिसके पास फाइल रोकने की पावर है और जिसके पास पिता की दवा का प्रेशर है, दोनों बराबर के गिल्टी नहीं हो सकते हैं। यही ओपन करप्शन है। यह बंद कमरे में नहीं, पब्लिक काउंटर पे होता है। लोग देखते हैं, लोग जानते हैं, सहते हैं। क्या कोई एक्शन होता ही नहीं देश में करप्शन के खिलाफ? एक्शन होता है ना। पब्लिक परसेप्शन में फंक्शनल सिस्टम का भ्रम बना रहता है। ट्रैप केसेज होते हैं, ऑफिसर्स अरेस्ट होते हैं, कुछ कन्विक्शंस होती हैं, डिपार्टमेंट्स डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ई प्रोक्योरमेंट और ऑनलाइन सर्विस ने कई क्षेत्रों में डिस्क्रिप्शन घटाया भी है। लेकिन समस्या यह है कि एक्शन अक्सर सेलेक्टिव, स्लो और इनकम्प्लीट दिखता है। हरदोई और नूह जैसे रिसेंट ट्रैप केसेस बताते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरोज एक्टिव हैं। डीओपीटी और सीवीसी गाइडलाइंस दिखाती हैं कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिले को पॉलिसी लेवल पर पहचान लिया गया है। लेकिन जब फाइनल पनिशमेंट धीमी हो तो करप्शन का मार्केट कभी बंद नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ा कॉशियस हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। अगर सैंक्शन रिजेक्ट हो तो डिटेल्ड रीजंस पब्लिक डोमेन में हो, सब्जेक्ट टू लीगल लिमिट्स। दूसरा, ऑडिट फाइंडिंग्स को ऑटोमेटिक विजिलेंस रिव्यू में जाना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट कोई शेल्फ पर रखी गवर्नमेंट लिटरेचर नहीं बननी चाहिए। तीसरा, करप्शन केस ट्रैकिंग डैशबोर्ड होना चाहिए, जहां कोई भी सिटीजन देख सके कि अरेस्ट के बाद करप्शन का वो केस कहां पहुंचा। चौथा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को पब्लिक आउटकम देना चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, फाइनल रिजल्ट।
5वां, ट्रांसफर पोस्टिंग रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। जब मलाईदार पोस्टिंग मार्केट बनी रहेगी तो रिकवरी कल्चर भी जन्म लेगा। 6, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन वास्तविक होनी चाहिए। कंप्लेंट करने वाला सिटीजन अगर अकेला छोड़ दिया गया तो करप्शन जीतेगा और एक नागरिक हार जाएगा। 7वां, सर्विस गारंटी लॉज को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर पेंशन, सर्टिफिकेट, बिल, लाइसेंस या रिफंड टाइम पर नहीं मिला तो कंसर्न्ड अधिकारी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। भारत में ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का सबसे खतरनाक रूप वो नहीं है जो कभी कभी पकड़ा जाता है, न्यूज में हेडलाइन बनता है। सबसे खतरनाक रूप वो है जो सबको दिखता है लेकिन सिस्टम ने उसे नॉर्मल मान लिया है। जहां ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है लेकिन ट्रायल वर्षों तक चलता है। जहां ऑडिट अपनी रिपोर्ट में इरेगुलरिटी लिखता है लेकिन क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं बनती है। जहां प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अटकता है, जहां सस्पेंशन हेडलाइन बनता है लेकिन पनिशमेंट नहीं। जहां सिटीजन कंप्लेंट करता है लेकिन फॉर्मेट में हार जाता है। जहां पब्लिक मनी गायब होता है और जवाब मिलता है मामले की जांच चल रही है। असल सवाल यह नहीं है कि करप्शन देश में है या नहीं। असल सवाल है भ्रष्टाचार पकड़े जाने के बाद भी अगर एक्शन नहीं होता तो क्या वो करप्शन सिस्टम की गलती है या सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। यह लड़ाई हर एक इंडियन की लड़ाई है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी की जद्दोजहद है ये। शुक्रिया।